नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम व्याकरण के अंतर्गत जो प्रकरण लेकर आए हैं उसका नाम है संधि। संधि है, आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। और इससे पहले हमने व्याकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रत्येक टॉपिक को व्याख्या सहित ऑथेंटिक बुक से हमने अध्ययन कर लिया है और आज हम संधि का अध्ययन करेंगे। वैसे संधि तो सबके लिए नॉर्मल है, लेकिन संधि में प्रश्न कहाँ से आते हैं, शब्द कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, उन शब्दों को, सारे शब्दों को एक सार रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक आने वाले वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपका बहुत सारा स्नेह मिल रहा है और उसी स्नेह को देखते हुए मुझे भी बहुत अच्छा पुनर्बल मिलता है और वो देख करके मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा कार्य करने के लिए मोटिवेट होता हूँ। ऐसे ही आप अपना स्नेह बनाए रखें और बहुत अच्छी तरीके से इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई का, अपने दोस्त का सपोर्ट करते रहें। तो आज का टॉपिक संधि है, वो स्टार्ट करते हैं। संधि होती क्या है? ये दो परस्पर जो ध्वनियाँ होती है उनके मेल को संधि कहते हैं। दो परस्पर ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। संधि अर्थात मेल होना, मिलन होना, उसी को संधि कहते हैं। तो यहाँ हमने हिंदी व्याकरण के संदर्भ में संधि का अर्थ ये लगाया है कि वह शब्द जिनके मेल होने से कोई विकार उत्पन्न होता हो, मेल होने से कोई विकार उत्पन्न होता हो तो उसे संधि कहते हैं। तो संधि दो ध्वनियों अर्थात वर्णों को, वर्ण होने चाहिए उसमें, दो ध्वनियों अर्थात वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वर्णों का जो परस्पर मेल होता है उसे संधि कहते हैं। अर्थात जब दो शब्द मिलते हैं जिसमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, जैसे मान लीजिए ये प्रथम शब्द है विद्या, तो इस प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब हमने इसमें दूसरा मिला दिया आलय, तो दूसरे शब्द के प्रथम ध्वनि, ये दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि। अब इन दो ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होने वाला है उसे ही संधि कहेंगे। और अगर इन दोनों शब्दों के मेल से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जैसा ये है शब्द वैसे ही अगर ये शब्द ही दोनों पास में जब मेल करने के बाद में लिख दिया जाता है तो वो संधि नहीं होता है, वो संयोग होता है। वो संधि नहीं, संयोग होता है। अगर इन दोनों शब्दों के मेल करने से कोई विकार का उत्पन्न होता है तो वो संधि का, उसको नाम दे दिया जाता है। जैसे इसमें हमने प्रथम शब्द लिया विद्या और दूसरा शब्द लिया आलय। इसमें अंतिम शब्द, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो इस शब्द का प्रथम अंतिम वर्ण होगा आ और इस दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा आ। इन दोनों शब्दों को अगर हम मिलाते हैं तो इन दोनों शब्दों को मेल करने के बाद में जो दूसरा शब्द बनता है वो आ बनता है, वो आ बनता है, विद्याधन आलय। तो इन दोनों के मिलने के बाद में जो विकार उत्पन्न होता है उन्हें हम संधि कहते हैं। अगर ऐसे ही अगर शब्द हमने ले लिया, एक है देश और दूसरा है भक्त, अब इन दोनों शब्दों को अगर हम मिलाते हैं तो इस पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, अगर इन दोनों को मिलाते हैं तो कोई तरीके से मेल विकार है वो उत्पन्न नहीं होता है। जब इन दोनों को जोड़ करके लिखते हैं तो वही सेम शब्द है वो लिखा जाता है, देश भक्त। तो ये संधि नहीं होता है, संयोग होता है। ठीक है। तो संधि किस किस तरीके से ध्वनियों के मेल से संधि बनती है, कौन कौन सी ध्वनियां अगर मिलती है तो संधि का उत्पन्न होता है। तो आपको पता है कि हमारे वर्णों के अंतर्गत
व्यंजन होते हैं और स्वर होते हैं, उन्हीं से वाक्य का, शब्दों का निर्माण होता है। तो स्वर के साथ अगर स्वर लगता है तो संधि बनती है, स्वर के साथ अगर व्यंजन लगता है तो संधि बनती है, व्यंजन के साथ अगर स्वर लगता है तो भी संधि बनती है, विसर्ग के साथ अगर स्वर लगता है तो संधि बनती है, और विसर्ग के साथ अगर व्यंजन लगता है तो भी संधि बनती है। स्वर के साथ ये राम, म के अंदर ए स्वर है और ये ए स्वर है, ये ए और मिल करके आ बन जाते हैं, रामावतार। स्वर के साथ व्यंजन, ये स्वर है और ये व्यंजन है, व्यंजन के साथ ये व्यंजन है, अलंत युक्त है, इसका मतलब ये आधा है, ये व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, और स्वर ये ई, तब विकार उत्पन्न होता है। और विसर्ग, ये विसर्ग है और ये स्वर है, और ये विसर्ग और विसर्ग के साथ में व्यंजन है। तो इन कंडीशन में, इन ध्वनियों के मेल के संदर्भ में अगर ऐसा कोई कहीं भी शब्दों में अगर होता है तो वो संधि होता है, ऐसा अगर होता है तो संधि होता है। संधि तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि क्या होती है? स्वर के साथ स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं, यानी स्वर के साथ स्वर का ही मेल हो, ये ध्यान रहे। स्वर के साथ व्यंजन विसर्ग का मेल नहीं होना चाहिए, स्वर के साथ स्वर का ही मेल हो तो वहाँ स्वर संधि होती है। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। हिंदी में स्वर 11 होते हैं, ये ध्यान रहे। और संस्कृत में स्वरों की बात करें तो 13 होते हैं। इसमें जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सारे हैं वो हिंदी में स्वर माने जाते हैं, तथा व्यंजन प्राय स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे रामावतार शब्द, ये लिखने में थोड़ा अशुद्ध लिख दिया, इसको ये ऐसा होना चाहिए, रामावतार, रामावतार। तो यहाँ राम धन अवतार, तो ये मैं के अंदर ए स्वर है और ये ए स्वर है, ए और मिल करके जब बनते हैं तो आ का निर्माण होता है। विद्यालय, विद्याधन आलय। ये तो हुई इनकी परिभाषा से संबंधित बात। अब आगे हम जो पढ़ेंगे, इनके संदर्भित जो शब्द होते हैं जिनसे घूम फिर के प्रश्न आते हैं, तो उन शब्दों को हम पढ़ेंगे। हालांकि सारे शब्द पढ़े नहीं जाते, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो शब्द होते हैं उनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो वहीं से लगभग प्रश्न है वो घूम फिर के वहीं से आ जाते हैं। तो आगे उन शब्दों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। स्वर संधि की अगर बात करें तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का निर्माण किस तरीके से होता है? आज हम सिर्फ दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ में जैसे हमने स्वरों में पढ़ा ए आ, तो इसमें आ, ई और उ ये दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आते हैं, दीर्घ स्वरों के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले हमें दीर्घ संधि के अंतर्गत ये 3 इन स्वरों को ध्यान करना है। अगर इनके मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है और कोई शब्द का निर्माण होता है तो वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। अब इसमें क्या होता है? ए आ प्लस ए आ बनता है तो आ बनता है। इसमें अगर अ धन आ बनता है तो भी आ बनता है, ए धन ए बनता है तो भी आ बनता है, आ धन ए बनता है तो भी आ बनता है, और आ धन आ बनता है तो भी आ बनता है। ये चीज़ ध्यान रहे। इसी तरह ई के अंतर्गत ई धन ई बनता है तो भी दीर्घ ई बनता है, और ई धन ई बनता है तो भी दीर्घ ई बनता है, और ई धन
ई बनता है तो भी दीर्घ ई बनता है, और ई धन ई बनता है तो भी दीर्घ ई बनता है। इसी तरीके से ऊ में भी ये नियम लागू रहेगा। तो दीर्घ संधि के अंतर्गत हमें 3 इन स्वरों को ध्यान रखना है, आ ई ऊ। ठीक है, इनसे विकार उत्पन्न होकर के जो शब्द का निर्माण होगा वो दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। तो इनसे संबंधित जो शब्द है वो उनको शब्दों को पढ़ लेते हैं, और वो शब्द बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। देखिए, नयन धन अभिराम, नयनाभिराम। अब इस शब्द में प्रथम शब्द में जो अंतिम वर्ण है और दूसरे शब्द में जो प्रथम वर्ण है, ये क्या है, किसकी ध्वनि उच्चारित कर रहा है? इस नयन में अंतिम वर्ण है वो ए है, और अभिराम में प्रथम वर्ण है वो ए है। ये ए और ए मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? नया ये आ का निर्माण कर रहे हैं। तो जब ये मिलते हैं तो इस न के अंदर आ की मात्रा है वो स्वतः ही जुड़ जाती है, तो नयनाभिराम हो जाता है। चरण धन अमृत, चरणामृत। परम धन अर्थ, परमार्थ। सधन अवधान, सावधान। इसी तरीके से रामानुज है, रामानुज की संधि होगी राम धन अनुज, राम धन अनुज। और गीतांजलि, गीत धन अंजलि। सूर्यास्त, सूर्य धन अस्त। मुरारी, मूर्धन अरि। ये इनके संधि विच्छेद होंगे। इसी संदर्भ में आगे देखें तो ए और आ के मिलने के बाद में भी आ बनता है। तो देव, ए जुड़ा हुआ है और इधर आ जुड़ गया, तो ए और आ जब मिलते हैं तो आ का निर्माण करते हैं। तो देवधन आलय, देवालय। सत्यधन आग्रह, सत्याग्रह। रतन धन आकर, रत्नाकर। कुश धन आश, कुश, कुशासन, कुशासन। ठीक है, इसके बाद में आगे है छात्रावास, छात्रावास। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा छात्र धन आवास, और इसको हम ये भी कर लिख सकते हैं छात्रा धन आवास, छात्रावास। क्योंकि छात्रों के लिए भी आवास होता है और छात्रा के लिए भी आवास होता है। तो इस संदर्भ में ये शब्द है वो ध्यान रखना है हमें। छात्रावास, छात्र धन आवास। देवानंद, देवधन आनंद। दीपाधार, दीपधन आधार। प्रारंभ, प्रधन आरंभ। इसी संदर्भ में आगे आ और ए बन मिलता है तो भी आ बनता है, आ और ए मिलता है तब भी आ बनता है। सेनाध्यक्ष, सेना धन अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी। और तथा धन अपि, तथापि। युवा धन अवस्था, युवावस्था। युवन भी होता है, युवन धन अवस्था, युवावस्था। आगे कक्षाध्यापक, कक्षा धन अध्यापक। सभाध्यक्ष, सभाधन अध्यक्ष। श्रद्धांजलि, श्रद्धाधन अंजलि। द्वारकाधीश, द्वारकाधन अधीश। आगे शब्द हम देखें तो विद्याधन आलय, विद्यालय। महाधन आशय, महाशय। प्रतीक्षा धन आलय, प्रतीक्षालय। और श्रद्धा धन आलू, श्रद्धालु। इसी संदर्भ में आगे देखें तो चिकित्सालय शब्द है, तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा चिकित्सा धन आलय। चिकित्सा में प्रथम शब्द में जो अंतिम वर्ण है वो किसकी ध्वनि उच्चारित कर रहा है? आ की। और दूसरे शब्द में जो प्रथम वर्ण है वो भी आ उच्चारित कर रहा है। तो जब ये आ और आ दोनों मिलेंगे तो ये भी आ में बदल जाएंगे। ए और आ, ए, आ, ये सारे मिलते हैं तो आ का ही निर्माण करते हैं, ये ध्यान रहे। ये सारे शब्द मेरा करवाने का उद्देश्य ये है कि इन शब्दों के माध्यम से अगर हम निकल जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से संधि है वो की जाती है।
आगे है कृपाकांक्षी, कृपया धन आकांक्षी, मायाचरण मायाधन आचरण, दयानंद दयाधन आनंद। तो ये सारे तो हमने पढ़े जो आ से बनते हैं, जो संधि में आ से बनते हैं। बस ध्यान ये रहे कि किस तरीके से शब्द है वो बनते हैं। जैसे संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें जो प्रथम शब्द होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण की ध्वनि हमें ध्यान करनी है, और दूसरे शब्द की जो प्रथम ध्वनि होती है, दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि, प्रथम शब्द की अंतिम और दूसरे शब्द की अंतिम ध्वनि, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, और विकार उत्पन्न होने के बाद में अगर वो सार्थक रूप में अगर आ बनता है तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण माना जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसी दीर्घ संधि के अंदर 3 नियम बनते हैं, आ का, ई का और ऊ का। ये तीनों ही दीर्घ होते हैं, ये ध्यान रहे, ना कि लघु, ये दीर्घ वाले होते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला नियम हमने आ का पढ़ लिया, दूसरा नियम ई का आता है। ई में भी अगर ई धन दीर्घ ई बनता है तो भी दीर्घ ई आती है। ई धन ई है, यानी लघु दोनों ई आ जाते हैं तो भी दीर्घ ई बनता है। और इसके अलावा अगर ये दीर्घ ई और दीर्घ ई बनते हैं तो भी दीर्घ ई बनता है, और दीर्घ ई और लघु ई बनता है तो भी दीर्घ ई बनता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है बस। तो रविंद्र, तो रवि, रवि में क्या है, रवि, रवि में किसकी मात्रा है, इस प्रथम शब्द में किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, ई की ध्वनि उच्चारित हो रही है, लघु ई की। और इधर ई है, ये भी ई है, लघु है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो दीर्घ ई का निर्माण करेंगे। इसमें कई कई लोग लिख देते हैं, रविंद्र शब्द जो लिखते हैं वो गलत लिखते हैं, ये ऐसे लिखते हैं, जो शब्द शुद्धि के माध्यम से अशुद्ध शब्द है ये, संधि के माध्यम से। तो जब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो ई बड़ा आएगा। तो रवि धन इंद्र, रविंद्र। इसमें जैसे रवि है और इधर इंद्र है, इसमें ई निकाल देते हैं और इधर भी ये ई निकाल देते हैं। इन दोनों के मेल से जब बनता है तो ये दीर्घ ई बनता है। ठीक है, पीछे इनमें क्या बचा है, पीछे इनमें बचता क्या है, इधर र बचता है और ये व आधा बचता है, और इधर न और द। ठीक है, ये बचता है। उसमें अब बचता क्या है, र व और न द्र। अब हमने जो दोनों शब्दों को वर्णों को मिलाया था तब बनी क्या थी, ई बनी थी। अब संधि का नियम यह कहता है कि जब पुनः जब संधि का मेल होता है तो जो स्वर युक्त जो स्वर होता है वो हमेशा आधे वाले वर्ण के अंदर प्रयुक्त होता है। तो इधर आधा वर्ण है वो व है, तो जब हम इस व के अंदर ई की मात्रा लगा देंगे तो ये वी बन जाएगा, और इस तरीके से नए शब्द का निर्माण होगा, र वी और ये आधा इधर बचा हुआ न और ये द्र, ये शब्द है वो रविंद्र बन जाएगा। अभिष्ट अभिधन इष्ट, गिरिंद्र गिरिधन इंद्र, अधीन अधिधन इन, हरीश तो हरिधन ईश, हरिधन ईश। इसके बाद में परीक्षा परिधन ईक्षा, अभिप्सा अभिधन ईप्सा, अधीक्षक अधिधन ईक्षक, महेंद्र महिधन इंद्र महिधन इंद्र, लक्ष्मीचा लक्ष्मीधन इच्छा। इसके अलावा फणिंद्र फणिधन इंद्र, श्रिंदु श्रीधन इंदु, नारीश्वर नारीधन ईश्वर, जानकीश जानकीधन ईश, रजनीश रजनीधन ईश, नदीश नदीधन ईश। ये तो हो गए ई के। इसके अलावा ऊ के जो होते हैं
तो ये चीज़ ध्यान में रखनी ये है कि इनमें क्या होता है कि जब संधि युक्त शब्द आते हैं ऑप्शन में, विकल्प है, तो इसमें क्या होता है, ई को बड़ा कर दिया जाता है, ई को छोटा कर दिया जाता है। जैसे भानुदय है, तो भानुदय जब संधि युक्त शब्द हो जाता है तो ऊ बड़ा हो जाता है, जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ऊ छोटा हो जाता है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इन चीज़ों का ध्यान, इन चीज़ों से कोई गलती नहीं हो जाए, इसलिए ये सारे शब्द मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। तो गुरु उपदेश, गुरुधन उपदेश, लघुतर, लघुधन उत्तर, जब ये संधि युक्त शब्द बन जाता है तो लघुत्तर बनता है, जबकि जब विच्छेद करते हैं तो लघु छोटा बनता है। कटुक्ति, कटुधन उक्ति। आगे है भूर्ध्वय, भूधन ऊर्ध्वय, भूष्म, भूधन ऊष्मा, और चमूर्जा, चमुधन ऊर्जा, सरयुर्मी, सरयुधन ऊर्मी। ठीक है, ये तो हमारे 9वीं से जो 12वीं तक की पुस्तक थी उनमें से जो सारे शब्द थे वो लिए हैं मैंने, और ये सारे शब्द लेने का मेरा एक ही सार्थक अर्थ था कि इनमें से प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में, हर एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा कुछ आए हुए जो प्रश्न हैं दीर्घ संधि के वो भी देख लेते हैं, शब्द हैं वो देख लेते हैं। गीतांजलि, जैसे गीत धन अंजलि, युवावस्था, युवन धन अवस्था, युवा धन अवस्था भी होता है। परमार्थ, परम धन अर्थ, नीलांचली, नीलांचल, नीलाधन अंचल। अंत्याक्षरी, अंत्य धन अक्षरी, विवादास्पद, विवाद धन आस्पद, मुक्तावली, मुक्त धन अवली। इसके अलावा महामात्य, महाधन अमात्य, अमात्य नहीं होता, ध्यान रखना, अमात्य कोई शब्द नहीं है। अमात्य का मतलब महाधन अमात्य होगा, अमात्य मतलब मंत्री होता है। वार्तालाप, वार्ताधन आलाप, प्रेरणास्पद, प्रेरणाधन आस्पद, रविंद्र, रविधन इंद्र, मुनिंद्र, मुनिधन इंद्र, अभिप्सा, अभिधन इप्सा, भानुदय, भानुधन उदय, और मुरारी, मूर्धन अरि। तो ये देखिए, इनमें से भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो इसमें बुक में दिए हुए हैं, जो बुक में दिए हुए हैं। तो घूम फिर के प्रश्न है वो यहीं से आते हैं। तो आज हमने दीर्घ संधि के बारे में बहुत सारे ऐसे शब्दों को पढ़ा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम पढ़ेंगे गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, सारे शब्द हुआ उनका अध्ययन। तो आज के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक आपका सपोर्ट, आपका स्नेह, आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। नमस्कार, जय हिंद। आगे का टॉपिक है गुण संधि। इससे पहले हमने दीर्घ संधि के बारे में अध्ययन कर लिया है, आज हम गुण संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दीर्घ संधि के जैसे ही गुण संधि में भी 3 नियम लागू होते हैं। दीर्घ संधि में क्या होता था, समान स्वरों के मेल से उसी स्वरों का दीर्घ बन जाता था। जैसे अ के साथ में अ मिलते हैं तो आ बन जाएगा, और ई के साथ में ई मिलते हैं तो दीर्घ ई बन जाएगा, और ऊ के साथ मिलते हैं ऊ तो दीर्घ ऊ बन जाता है। ये तो रही बात दीर्घ संधि की। अब हम आगे शुरू करेंगे आज गुण संधि। तो जब भी वीडियो आए तो आप उस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। और जब आप अंत तक देखोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत कुछ उससे फ़ायदा मिलेगा। दीर्घ संधि का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक प्राप्त कर सकते हैं और आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें क्या गुण संधि के बारे में, केवल गुण संधि के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। गुण संधि में भी 3 नियम लागू होते हैं। जैसे अ आ के साथ में जब ई असमान स्वरों का मेल होता है, उसमें समान स्वरों का मेल होता है। समान स्वरों की जब मेल की बात करते हैं तो सिर्फ दीर्घ संधि की बात होगी, ये ध्यान रहे। और असमान स्वरों में ये गुण संधि से शुरुआत होती है, और बाकी सारे स्वरों में असमान ही होता है। बाकी सारे संधियों में ए समान स्वरों की मेल ही होता है। तो जहाँ ए आ के साथ में अगर ई में का मिलन हो जाता है तो इसमें ये जो है ई है वो ए में बदल जाएगा। और अ आ के साथ में अगर ऊ का मेल होता है तो ओ में बदल जाएगा। और अ आ के साथ में अगर री का मेल होता है तो वो
अर में बदल जाएगा, अर में बदल जाएगा। तो इसकी परिभाषा के संदर्भ में अगर देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। यही है कि ए आ के साथ अगर ई के मेल से बनने वाले शब्द ए के बनते हैं, और ए आ के साथ अगर ऊ के मेल से बनते हैं तो ओ बनता है, तथा ए आ के साथ में री के मेल से अर बनता है। तो इसमें सुरेंद्र है, पहला शब्द है सुरेंद्र। ये सारे शब्द आपके प्रत्येक एग्जाम में आए हुए हैं, और इन फ्यूचर आगे आने वाले एग्जाम में भी ये सारे शब्द आपको कहीं ना कहीं यहीं से आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और पूरा ज़रूर देखें। सुरेंद्र, तो सुर, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये कुछ ऐसे इसका स्वरूप बनता है, सुरधन इंद्र। सुरधन इंद्र, नियम ये कहता है कि ये सुर और ये इंद्र, संधि में जो पहला पद होता है, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो पहले शब्द में या पहले पद में जो अंतिम वर्ण है वो र है, और र हमेशा आपको पता है व्यंजन हमेशा अकेला नहीं होता है, उसके अंदर स्वरों का मेल होता है। तो र में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। यहाँ आ गया, अ आ गया, और इधर जो दूसरा वर्ण है, दूसरा जो पद है उसमें इंद्र है। इसमें पहला क्या है? ये स्वर है। तो ये इधर अ और इधर ई, अगर ये मिल गए हैं तो नया जो वर्ण बनेगा वो ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। ठीक है, तो इधर हमने ए निकाल दिया, इधर हमने ई निकाल दिया, तो पीछे बचते क्या है? इधर तो ये सु और इधर हलंत युक्त र बन जाएगा, क्योंकि ए हमने इसमें से निकाल दिया है, और इधर न और द्र। और जब हमने ए और ई का मेल किया था तो बना क्या था? ए बना था। तो अब इस ए की मात्रा हम इन शब्दों में जोड़ देंगे। तो नियम ये कहता है कि जो प्रथम वर्ण होता है, प्रथम जो पद होता है, प्रथम शब्द होता है, उसका जो आधा वर्ण होता है उसके अंदर इसकी मात्रा लग जाती है। तो ये आधा जो है इसमें इसकी मात्रा है वो लग जाएगी। तो जब ये लगेगी इसमें तो सुरेंद्र, सुरेंद्र, ये इसका शब्द है वो बन जाएगा, संधि युक्त शब्द बन जाएगा। आगे है स्वेच्छा, स्वधन इच्छा, नेति न धन इति, भारतेंदु भारत धन इंदु, और नरेश नरधन ईश। ईश अगर कहीं भी आए तो ई हमेशा बड़ा आएगा, ईश में ई हमेशा बड़ा आता है, और इंद्र में ई हमेशा छोटा आता है। ये सारे शब्द, ये सारे ऐसे बताने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि जब भी परीक्षा के अंदर विकल्पों का चयन करने की बात आती है तो ई दीर्घ दे दिया जाता है, ई लघु दीर्घ ई दे दिया जाता है। तो वहाँ थोड़ी सी हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, वहाँ हमारे कन्फ्यूज़न दिमाग में आता है और प्रश्न है वो आते हुए प्रश्न को गलत कर देते हैं। तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। नरेश नरधन ईश, और सर्वेक्षण सर्वधन ईक्षण, गणेश गणधन ईश, प्रेक्षा प्रधन ईक्षा, और आगे है महेंद्र महाधन इंद्र। फिर अगला है यथेच्छा यथाधन इच्छा, और फिर आगे राजेंद्र राजाधन इंद्र, यथेष्ट यथाधन ईष्ट, राकेश राकाधन ईश, द्वारकेश द्वारकाधन ईश। ठीक है, आगे है रमेश रमाधन ईश, और उसके बाद में है मिथिलेश मिथिलाधन ईश, मिथिलेश। ठीक है, ये तो ई का नियम है। उसके बाद में ओ का नियम जो आता है, ऊ का जो नियम आता है जिससे ओ बनता है, ए आगे साथ में ऊ अगर मिलता है तो ओ बन जाता है। तो इसमें जो शब्द है जैसे परोपकार है तो प्रधन उपकार, इधर ए है और इधर ऊ है, तो ये जब दोनों मिलते हैं तो ओ का निर्माण करते हैं। सूर्योदय सूर्यधन उदय, प्रोज्वल प्रधन उज्ज्वल। आगे है सोदाहरण सधन उदाहरण, अंत्योदय अंत्यधन उदय। फिर आगे है जलोर्मी जलधन ऊर्मी, ऊर्मी अगर कहीं भी आता है तो ऊर्मी ऊ हमेशा दीर्घ आएगा, ऊर्मी का तात्पर्य होता है लहर। नवोडा नवधन उढ़ा,
समुद्रोर्मी समुद्र धन ऊर्मी, जलोर्जा जल धन ऊर्जा, महोदय महाधन उदय, यथोचित यथाधन उचित। अगला है शारदोपासक, शारदा धन उपासक, महोत्सव महाधन उत्सव। नेक्स्ट है गंगोर्मी, गंगा धन उर्मी, और अगला है महोर्जा महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा। अगला है यमुनोर्मी, यमुना धन उर्मी, और उसके बाद में महोरु महाधन उरु। तो ये सारे है वो हमें ध्यान रखना है, ऊ के जो नियम से बनते हैं शब्द, इनका बार बार अध्ययन करेंगे तो ये हमारे मस्तिष्क में स्थायी हो जाएंगे। फिर ए आ के साथ में अगर री मिलता है तो अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें जैसे देवर्षि है तो देव धन ऋषि, इधर ए है और इधर ई है, तो ये जब दोनों मिलते हैं तो अर बन जाएंगे। शीतर्तु, शीत धन ऋतु, सप्त ऋषि सप्त धन ऋषि, उत्तम ऋण, उत्तम धन ऋण, महर्षि महाधन ऋषि, और राजर्षि राजा धन ऋषि। तो ये कुछ शब्द थे। इसके अलावा भी कुछ शब्द है जो अब तक परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इसमें जैसे इतरेतर है, तो इतर धन इतर, कुछ शब्द है जो परीक्षा पूर्व परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो इतरेतर इतर धन इतर। इसके अलावा जैसे उपदेष्टा है तो उप धन दिष्टा, ये भी एक संधि का अपवाद है, संधि का अपवाद है। इसके अलावा प्रसिद्धि प्रधन इशिति, और एक आता शब्द आपके स्वरिणी, स्वरिणी। इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो स्वधन ई ऋणी बनता है, ई ऋणी। तो यहाँ ए और ई आता है तो मिलता तो बनते तो ए है, फिर यहाँ तो आई बना हुआ है, इसलिए ये एक गुण संधि का अपवाद है। इसके अलावा भी कुछ अपवाद है, जैसे आपके हो गया प्रौढ़, प्रौढ़ में जैसे प्रधन ऊढ़ होता है तो ए और ऊ मिल करके तो ओ बनता है, जबकि यहाँ औ की मात्रा दी हुई है, इसलिए ये भी एक गुण संधि का अपवाद है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। अक्षोहिणी, अक्ष धन उहिणी होता है, तो इसमें भी ओ आना चाहिए, जबकि औ इसमें शब्द का जब मेलन होने के बाद में औ की मात्रा आती है तो यहाँ भी ये अपवाद स्वरूप माना जाता है। इसके अलावा प्राप्तोदक है, प्राप्त धन उदक, और गुडाकेश है तो गुडा का धन ईश है, यथेच है यथा धन इच्छा है, सूर्योदय है, महोदय है, महाधन उदय है, महोत्सव है, महाधन उत्सव है। ये सारे शब्द है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं, और ये आए हुए प्रश्न, ये आए हुए शब्द हैं। आगे की वीडियो में हम वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। इससे पहले हमने दीर्घ संधि पढ़ ली, गुण संधि पढ़ ली, और आज हमने दीर्घ संधि के बाद में, गुण संधि के बाद में आज हम वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और अगर कोशिश रही तो यण संधि भी आज है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें क्या होता है, जैसे शुरुआत में जो अपने दीर्घ संधि थी उसमें ए आके समान स्वरों का मेल था, उसके बाद में असमान स्वरों का मेल, ए आके साथ में ई और ऊ और री का मेल हुआ, तब ए और ओ और अर का नियम बना। ये तो था गुण संधि का। उसके बाद में वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि के अंदर दो नियम लागू होते हैं। वृद्धि संधि में दो नियम लागू होते हैं। ये भी इसमें शुरुआत में ए आ के साथ मिलन होगा, तो इनमें ए आ का मिलन किन का होगा, मतलब आगे किसका होगा, तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे स्वरों की एक श्रृंखला होती है, स्वरों की एक श्रृंखला होती है, अ आ ई उ री, ए ऐ और ओ औ। तो इसमें क्या हो गया, हमने री तक तो
कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में आगे बचता है ए आई और ओ औ। ए आई और ओ औ पूरा होने के बाद में जो ये नियम है, इस नियमों का फिर बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। यण और अयादि में हमें इसका उल्टा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बारे में आज हमें वो अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने मित्रों को, अपने जितने भी चाहने वाले जो तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ठीक है, ताकि सबकी मदद हो सके। तो आज हम वृद्धि संधि के अंदर पढ़ेंगे। वृद्धि संधि में क्या होता है कि ये भी यहाँ ए आ के साथ मेल होता है। ए आ के साथ मेल होता है। इधर ए आ के साथ में अगर ए और आई का मेल होता है और इधर ए आ के साथ में ओ और औ का मेल होता है, तो जो बनने वाला नया वर्ण है, जो नियम है, वो इनका तो बन जाएगा आपके आई, दीर्घ में बन जाएगा। यानी ए आ के साथ में अगर ए आई मिलते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मिलने वाले जो वर्ण होते हैं वो उतने ही वर्ण का दीर्घ हो जाएगा। जैसे ए आई है तो उसमें आई बन जाएगा। और ए आ के साथ में अगर ओ औ जुड़ते हैं तो ये मिलने वाले जो वर्ण होते हैं उसमें अपने ही वर्ण का दीर्घ बन जाएगा, जो मिलने वाला वर्ण होता है। तो यहाँ औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औ। तो हमें वृद्धि संधि में दो जो वर्ण हैं उनका विशेषतः ध्यान रखना है। कभी भी शब्द अगर आ जाए पहचान में, तो जहाँ शब्द में अगर ऊपर दो मात्राएं लगी हुई हो, आई की मात्रा लगी हो और या फिर औ की मात्रा लगी हो, तो वहाँ मतलब सामान्यतः वहाँ वृद्धि संधि ही होगी, वृद्धि संधि ही होगी। तो आज हम वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या होता है वृद्धि संधि में, नियम हमने बता दिया आपको। और इसके साथ साथ अगर देख लेते हैं, ए आ के साथ ए आई के मेल से आई बनता है तथा ए आ के साथ ओ औ का मेल से औ बनता है। बस हमें ये जो स्वरों की एक श्रृंखला है इसको हमें ध्यान रखना है, उसको दिमाग में रखना है। शुरुआत में तो समान स्वरों का मेल होता है ए, ई और ऊ के साथ। उसके बाद में अ आ के साथ में इन ई, ऊ और री का मेल होता है। देन उसके बाद में ए आ के साथ में ए आई ओ औ का मेल होता है। वृद्धि संधि के अंदर दो ही नियम लागू होते हैं। तो इसमें जैसे मतैकता है, मतैकता, मत धन एकता, मत धन एकता। अब इसमें ए ये भी आ सकता है और ए आई भी आ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि ए आ के साथ में ए आई दोनों साथ जुड़ते हैं। तो ए और आई दोनों साथ में जुड़ते हैं तो फिर उसके बनने वाला जो वर्ण होता है वो आई ही बनता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये नहीं बन सकता। अगर ये बन गया तो वो संधि का जो रूप है वो गुण में चला जाएगा। ये तो रूप बनेगा किस में? गुण में बनेगा सिर्फ। और गुण में कब बनता है ये? जब ए आगे साथ में ई का मिलन होता है। मत धन एकता। इसमें क्या है? अंतिम प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण क्या है? ए जुड़ा हुआ है। और इसमें दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए जुड़ा हुआ है। जुड़ गया। अब हमने इनको क्या निकाल दिया तो पीछे क्या बचा? ये मत बच गया, हलंत युक्त बच गया। ठीक है। और इधर क और ता बच गया, क्योंकि ए तो हमने निकाल दिया। ये नियम क्या कहता है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय जो दूसरा शब्द होता है उसका प्रथम वर्ण, इन दोनों का जो मेल होता है और उन मेल के होने के बाद में जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि कहलाती है। तो हमने क्या कर दिया? नियम के अनुसार प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ले लिया और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण ले लिया। तो इसमें हमने लिया तो ये ए आया और इसमें ये स्वर अकेला ही होता है, इसमें किसी को नहीं होता है। तो इसमें ये हमने सीधा ए ले लिया। तो पीछे कता बच गया और इधर मत और हलंत युक्त बच गया। तो अब जब हम इनका मिलान करते हैं, अब हम जब इनका संयोग करते हैं, संधि युक्त बनाते हैं, तो इसमें क्या आएगा? ए और आई मिलकर के क्या बन जाएगा? ए और अ और ए मिलकर के क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। अब जो क्या हमने नया वर्ण है वो प्राप्त कर लिया। तो ये जो वर्ण है अब इसमें हमने जोड़ना है। तो नियम ये कहता है कि कोई भी वर्ण अर्थात स्वर है वो हमेशा आधे वर्ण के साथ जुड़ता है। तो मत और इधर ये एकता हो गया, ये एकता, ये ऐसे जुड़ गया। ठीक है। अब हम इसका वापस पुनः जोड़ करेंगे
तो मत ये ऐ क ता। तो जब नया शब्द निर्माण होगा तो ये हो जाएगा मत ऐ क ता। क्यों? क्योंकि ये आधा है और आधा वर्ण है, वो हमेशा स्वर के साथ में जुड़ जाता है, तो ये इसमें मात्रा लग जाएगी। तो जैसे मात्रा लगी, ये जो व्यंजन है वो पूरा हो गया। तो इस तरीके से हमें संधि का है वो विशेषतः ध्यान करना है और संधि को पहचान में लाना है। तो मत एकता, मत धन एकता, धनेशना, धन धन ऐष्णा, अकैक, एकैक, एक धन एक। उसके बाद में विश्वेकता, विश्व धन एकता, ज्ञानेश्वर्य, ज्ञान धन ऐश्वर्य, ज्ञान धन ऐश्वर्य। और स्वैच्छिक, स्वधन ऐच्छिक, मतैक्य, मत धन ऐक्य, देवैश्वर्य, देवधन ऐश्वर्य, देवधन ऐश्वर्य। यहाँ ए ये भी आ सकता है और ऐ भी आ सकता है, ए और ऐ दोनों आ सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जब इनका दोनों का मिलन होगा तो जो नया वर्ण बनेगा वो हमेशा ऐ ही बनेगा। ये चीज़ विशेषतः ध्यान रखनी है। तो ए आ के साथ में ए ऐ मिलते हैं तो ऐ बनता है, अ आ के साथ में ए ऐ मिलते हैं तो ऐ बनता है। सदा धन एव, सदैव, वसुधा धन एव वसुधैव, वसुधा धन एव वसुधैव। महिष्णा, महाधन ऐष्णा, ऐष्णा, तथैव, तथा धन एव। ठीक है। उसके बाद में महेश्वर्य, महाधन ऐश्वर्य, गंगैश्वर्य, गंगाधन ऐश्वर्य, दूधोदन, दूधधन ओदन, जलोग, जलधन ओग। ये सारे शब्द है वो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये सारे शब्द आपके क्लियर हो जाएंगे। परमौज, परम धन ओज। अब वो ऊपर था ऐ का नियम और ये है ओ का नियम, औ का नियम। ए आ के साथ में, अ आ के साथ में अगर ओ और औ मिलते हैं तो ये उन्हीं का वृद्धि बन जाएगा और औ बन जाएगा। ठीक है। दूध धन ओदन, दूधौदन, जल धन ओग, जलोग, परमौज, परम धन औज, परमौज, घृतौदन, घृतधन ओदन, वनौषध, वन धन औषध, तपौदार्य, तप धन औदार्य, भावौचित्य, भाव धन औचित्य, भावदार्य, भाव धन औदार्य। अब इसमें ये मेरे करवाने का आपको पता है कि क्या उद्देश्य है, बस इन चीज़ों को देखना जरूरी है। क्योंकि यहाँ अगर हम जैसे मान लो वनौषध है तो ये अगर कहीं परीक्षा में आ गया तो विकल्प में अगर ये दे दिया वन धन औषध, तो जब हमने इस शब्द को अगर देखा नहीं है, सही से पढ़ा नहीं है, तो हम इसको औषध से ही कर सकते हैं, जबकि ये औषध होता है, औषध। इन सिर्फ इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए, इसी चीज़ को, समस्या को दूर करने के लिए ये सारे शब्द मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इस शब्दों के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट आपका है वो क्लियर हो जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। भावदार्य, भावधन औदार्य, महोज, महाधन औज, गंगौग, गंगाधन ओग, महोजस्वी, महाधन औजस्वी, ओजस्वी, महौषध, महाधन औषध, यथौचित्य, यथाधन औचित्य, महोत्सुक्य, महाधन औत्सुक्य और महोदार्य, महाधन औदार्य। ये सारे वृद्धि संधि के नियम माने जाते हैं। तो अब हमने देखो दीर्घ पढ़ ली, गुण पढ़ ली और वृद्धि पढ़ ली। इसमें क्या था, मेल किसके साथ हो रहा था? अ आ के साथ मेल हो रहा था, अ आ के साथ मेल हो रहा था दीर्घ में, गुण में और वृद्धि में। ठीक है। अ आ के साथ हमने जो पूरी वर्णमाला थी जो स्वरों की, उस सारों को ए आ के साथ में मिला दिया था, तो वो 3 संधियों में कंप्लीट हो गया। अब इसमें यण और अयादि संधि में बिल्कुल इसका उल्टा होगा, बिल्कुल इसके उल्टा होगा। यण के अंदर मिलन किसका होगा? यण में क्या होगा? सबसे पहले ये बात हमें ध्यान रखनी है कि यण में जहाँ 2-3 संधियों में अ आ के साथ मिलन हो रहा था, तो यहाँ यण में उसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा। जैसे यहाँ ई के साथ में ई और दीर्घ ई और ऊ
और दीर्घ उ और री, इनके साथ है वो मिलन होगा। किनका? अगर इनका समान स्वरों का हो गया तो फिर दीर्घ में चला जाएगा। इनमें क्या होगा? इनके साथ में असमान स्वरों का मेल होगा। तो जब इनके साथ में असमान स्वरों का मेल होगा तो ये यण संधि के अंतर्गत प्रयुक्त होंगे। और आगे के अयादी संधि में क्या होगा वो भी अगली वीडियो में जरूर पढ़ेंगे, देखेंगे। अभी फिलहाल यण संधि के अंतर्गत ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी है, ई, उ और री। अब इनके साथ में क्या असमान स्वरों का जैसे मेल होता है तो ये क्या बदल जाते हैं? ई तो बदल जाता है ये में, ई तो बदल जाता है ये में, उ बदल जाता है आपके व में, और री बदल जाता है र में। बस ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे ई और दीर्घ ई के साथ में अगर हमने अ मिला दिया तो यहाँ क्या बन जाएगा? य। अगर यहीं हमने आ मिला दिया तो यह बन जाएगा या। यहाँ अगर हमने ई मिला लिया तो वो बन जाएगी दीर्घ संधि में, क्योंकि वो नियम यहाँ लागू नहीं होता है। तो ई को तो भूल ही जाना है। ई के साथ में समान स्वरों का मेल करवाना ही नहीं है। अगर यू मिल गया, सॉरी, अगर यहाँ उ मिल गया, उ मिल गया तो यहाँ क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ दीर्घ उ मिल गया तो दीर्घ उ हो जाएगा। इसके अलावा जैसे ओ अगर मिल गया तो यो हो जाएगा। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह से उ और दीर्घ उ के साथ में अगर अ मिल जाता है तो वो व बन जाता है, और आ मिल जाता है तो वा बन जाता है, ई मिलता है तो वी बन जाता है, बट दीर्घ ई होती है तो वी दीर्घ हो जाता है। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। इसी तरह री है, री के साथ में अगर ए मिलता है तो र बन जाता है, आ मिलता है तो रा बन जाता है। तो ये जो रा का नियम है वो यण संधि के अंदर प्रयुक्त होता है। अर का नियम गुण संधि में मिलता है। तो ये थोड़ी सी चीज है वो कंफ्यूज करने वाली है। अर किस में होता है? गुण में। और र किस में होता है? यण में। इसकी पहचान ये है कि जो ऊपर वाला र जहां भी दिखता है आपको तो वो गुण संधि का होगा, और त्र वाला जहां भी र दिखेगा वो आपको यण संधि में ही देखने को मिलेगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। इस यण संधि के कुछ उदाहरण हैं, कुछ नियम है वो पढ़ लेते हैं। ई या ई के साथ इनके अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर ई या ई के स्थान पर ये बन जाता है, और उ या उ के साथ इनके अतिरिक्त अन्य स्वर के मेल पर उ या उ के साथ स्थान पर व बन जाता है। ठीक है, ये इसमें पूरा नहीं हुआ है। तो वाले स्वर की मात्रा य व र, य व र, ये ध्यान रखना। अंतस जो व्यंजन है ये ध्यान रखना, य व र, ल नहीं आएगा, य व र, ये है वो यण संधि के अंदर प्रयुक्त होंगे। जैसे अत्यधिक है तो अति धन अधिक, तो ये इधर ई है और इधर अ है, ई और अ मिलकर के क्या बन गए? ये हो गए। इसके अलावा जैसे स्वागत है तो स्वागत में सुधन आगत, आगत उ और आ मिल गए, क्या बन गया? वाह बन गया। पितृ धन आज्ञा, तो ये री है इधर, और री और आ मिलकर के क्या बन गया? रा बन गया। तो इसको हम त्र के माध्यम से प्रयुक्त करते हैं। इसमें विच्छेद करते समय य व तथा र के पूर्व आए हलंत वर्ण में क्रमशः ई उ तथा री की मात्रा लगा देंगे, तथा य व र में जो स्वर है उस स्वर के प्रारंभ से पिछला शब्द लिख देंगे। तो इस तरीके से हमें वो यण संधि को ध्यान में रखना है और इसका अध्ययन करना है। इसमें क्या है? जैसे अत्याचार है तो अति धन आचार, ई आ गया और आ गया, ई और आ मिलकर के क्या बनेंगे? या बन जाएंगे। और इससे जो पहले वाला जो वर्ण है, ये क्या कह रहा है? इससे पहले वाला जो वर्ण है वो आधा हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। जैसे अत्याचार है तो इसमें अति आचार, ये क्या हो जाएगा? जब इसकी मात्रा निकालेंगे तो ये ई आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा। ई और आ मिलकर के क्या बनते हैं? या बन जाएंगे, या बन जाएंगे। पीछे क्या बचता है? ए त हलंत युक्त और चा और रे, इतना बचता है, और आ बचता है। अब हम इनका क्या करेंगे? संधि युक्त करेंगे। तो बचता क्या है? अ त
चा रे। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नियम ये कहता है कि जो वर्ण हलंत युक्त हो या आधा हो तो स्वर उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जबकि यहाँ हमारे क्या बनता है, या बन रहा है, ये कोई स्वर नहीं है। ठीक है, और ये अपने आप में पूर्ण है, ये अपने आप में पूर्ण है, स्वर सहित है, क्योंकि इसमें आ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो जब हम इस शब्द का पुनः हम संधि युक्त करेंगे तो इसमें क्या आएगा, जैसे अ त आधा, और जहाँ से विच्छेद हुआ था बीच में ये यहाँ आ जाएगा या, और चा र। अब हम जब इसका पुनः संधि युक्त शब्द बनाएंगे तो त आधा किस में चला जाएगा, या में, और चा र अत्याचार। ये इस तरीके से संधि हो जाएगी। अन्वीक्षण, अनुधन, ईक्षण, ई बड़ा आएगा, हमेशा ध्यान रखें, ई दीर्घ आएगा इसमें। अन्वीक्षण, मात्रानुमति, मातृधन अनुमति, ये री आया इधर, और ये ए आ गया तो री और अ बन के मिलके क्या हो गया, र बन गया। अत्यल्प, अतिधन अल्प, अध्यक्ष, अधिधन अक्ष, गत्यवरोध, गतिधन अवरोध, व्यवहार, विधन अवहार, विधन अवहार, यद्यपि, यदिधन अपि, इत्यादि, इतिधन आदि, पर्यावरण, परिधन आवरण। इसके बाद में अभ्यागत है, अभ्यागत में अभिधन आगत, अभ्यागत में अभिधन आगत, और व्यायाम, विधन आयाम, पर्याप्त, परिधन आप्त, अभ्युदय, अभिधन उदय, प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार। तो ये सारे ई के साथ में ऊ मिल रहे हैं तो यू बन जा रहे हैं। ई के साथ में अगर ऊ मिलेंगे तो यू बन जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि मात्रा ऊ की किस्मत ये ऐसे लगती है, जबकि ई से ये बनता है तो ऊ बन जाएगा। रव्युदय, रविधन उदय, उपयुक्त, उपरिधन उक्त। इसके बाद में है न्यून, निधन ऊन, अध्युढ़ा, अधिधन उढ़ा। आगे है अध्यय, अधिधन ए। फिर है जात्यकता, जाति धन एकता, यह है जात्यकता, जात्यकता, जाति धन एकता। ई और ए मिलते हैं तो क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ये ध्यान रखना। यानी ये चीज़ मान के चलो कि ई से तो सिर्फ ये बनेगा, जो इसमें आगे जो मिल रहा है बस वो तो उसकी मात्रा है। अगर यहाँ ए आता है, अ आता है तो ये सीधा बन जाएगा, आ आता है तो या बन जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है बस, और कुछ नहीं है। लोग संधि को बहुत ज़्यादा टफ समझते हैं, लेकिन मैं क्या समझता हूँ, संधि जितना सरल कोई टॉपिक नहीं है। नद्यर्पण, नदीधन अर्पण, मह्यर्चन, महीधन अर्चन, नद्यंत, नदीधन अंत, देव्यर्पण, देवीधन अर्पण, मह्याधार, महीधन आधार। इसके बाद में है देव्यागमन, देवीधन आगमन, नद्यामुख, नदीधन आमुख, वाणियोचित, वाणीधन उचित, और नद्योत्पन्न, नदीधन उत्पन्न। ठीक है, उसके बाद में देवी उपासना, देवी धन उपासना, वाणी उपयोगी, वाणी धन उपयोगी, अन्वय, अनुधन अय, उ और अ, उ और अ मिलके क्या बनेंगे, उ और अ मिलके, ये उ और ये उ मिलकर के अ के साथ मिलते हैं तो वह बन जाते हैं, तो ये अन्वय। मध्वरी, मधुधन अरि, तन्वंगी, तनुधनांगी, स्वल्भ, सुधन अल्प, गुरुआज्ञा, गुरुधन आज्ञा, भानुआगमन, भानुधन आगमन, अन्वीक्षण, अनुधन ईक्षण, और अन्वीक्षा, अनुधन ईक्षा, अनुधन ईक्षा। अब ये प्रथम दृष्टया देखने पर यह लगता है जैसे दीर्घ संधि है, लेकिन इसमें दीर्घ संधि नहीं है। जहाँ लगभग यही होता है कि जहाँ व, य, व युक्त अगर कोई शब्द है, उससे पहले वाला वर्ण अगर आधा है तो वहाँ लगभग संभवतः यण संधि ही प्रयुक्त होती है। हमेशा नहीं होती है, लेकिन लगभग वहीं होती है। अन्वेषण, अनुधन ऐषण, अन्वेषी, अनुधन ऐसी, वधुआगमन, वधुधन आगमन, भवादि, भूधन आदि, मातृनुमति, मातृधन अनुमति, पित्राज्ञा, पितृधन आज्ञा, मातृच्छा, मातृधन इच्छा,
तो ये री और अ का मेल से मतलब मिल रहा है, तो यहाँ ई मिल गया तो ई से री हो गया। पितृपदेश पितृधन उपदेश। अब यहाँ पे जो त्र है, ये त्र किन से मिल के बनता है? इसमें र कभी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता, ये त्र आता है इसमें। तो त्र है वो हमेशा किस से मिलकर के बनता है? त और र से। त और र से, र के मेल से त्र बनता है, इसलिए यहाँ पे त्र है वो हमेशा प्रयुक्त होता है। इसके अलावा कुछ शब्द और है, जैसे मान लो अब तक आए हुए हैं, जैसे वृद्धि संधि में से सदैव है, सदैव शब्द है। और उसके अलावा जैसे मतैक्य है, मतैक्य के अलावा जैसे दंतोष्ठ्य है। एक दंतोष्ठ्य ये शब्द है जो मैं बताना जरूरी समझता हूँ, क्योंकि ये शब्द एक वृद्धि संधि का अपवाद है। दंतोष्ठ्य, इसका विच्छेद होगा दंत धन ओष्ठ्य। ठीक है, तो दंत धन ओष्ठ्य ए आ के साथ में अगर ओ मिलता है तो औ बन जाता है, जबकि यहाँ सिर्फ ओ की मात्रा उच्चारित हो रही है। तो देखने में, प्रथम दृष्टया देखने में ये लगता है कि जैसे गुण संधि का उदाहरण है। तो ये ऐसे शब्दों से हमें बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधानी बरतनी है। अपवाद जो शब्द होते हैं ना उनको। उसके अलावा एक और है अधरोष्ट है, अधरोष्ट, अधरोष्ट है, तो ये भी अधर धन ओष्ठ, इससे भी जब मिल संधि युक्त शब्द होता है तो औ मिलना चाहिए, बनना चाहिए, जबकि ये ओ ही बन रहा है। तो ये शब्द है वो अपवाद का शब्द है। और यण संधि में अगर कुछ बात करें तो जैसे अत्यावश्यक है, ये जो शब्द है वो पहले की परीक्षा में आए हुए हैं। अत्यावश्यक, अति धन आवश्यक, प्रत्यर्पण, प्रतिधन अर्पण। उसके अलावा जैसे अभ्युदय, अभिधन उदय, न्यून, निधन ऊन, तनवंगी, तनु धनांगी। अब देखो ये सारे शब्द हमने यहीं से, इसी बुक में से पढ़े हैं, और ये शब्द है वो आए हुए हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। अन्वेषण, ये भी पढ़ा है हमने, अनुधन ऐषण। तो यार ये सारे शब्द है ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में अब तक आए हैं, आगे आने हैं, पूरे चांस है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक लाइक करें। और कल हम स्वर संधि को है पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और उससे आगे वाले दिन हम पूरा स्वर संधि का एक मेजर वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे, बहुत बड़ा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम स्वर संधि के अंतर्गत जो अंतिम संधि आती है अयादि, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि और वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन कर लिया है। तो कल हमने वृद्धि संधि के बारे में अध्ययन किया था, यण संधि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अयादि संधि, जो स्वर संधि की सबसे ऐसा माना जाता है कि थोड़ी सी मतलब समझ में नहीं आती है, थोड़ी टफ होती है, तो बहुत ही सरल और आसान ट्रिक के माध्यम से मैं आपको अयादि संधि है वो करवाऊँगा। तो वीडियो के अंत तक है वो बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और जब आ गए हो और पूरा देख लिया है तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबकी मदद हो सके। तो अयादि संधि के अंतर्गत आज हम पढ़ते हैं, इसमें होता क्या है। जैसे शुरू में दीर्घ और गुण संधि के अंदर अ आ का नियम लगा था। वृद्धि संधि और यण संधि कल हमने अध्ययन किया था। तो वृद्धि संधि के अंतर्गत अ आ के साथ में ए आई और अ आ के साथ में ओ औ मिलते हैं, तो ए आई के स्थान पर दीर्घ बन जाता है, उसका आई बन जाता है, और औ में औ बन जाता है। वृद्धि संधि की बात हुई। उसके बाद में यहाँ तक तो बात थी क्रम से, यहाँ स्वर पूरे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में यण संधि में विपरीत है वो परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ क्या होता है कि ई के साथ में अगर अन्य कोई स्वर आता है तो वहाँ ई का यह बन जाएगा, ऊ के साथ में अन्य स्वर आता है तो वह बन जाएगा, और री के साथ आता है तो र बन जाएगा। ये बात रही अपने अन्य स्वरों तक। अभी यहाँ क्या होगा, अयादि संधि में भी वही सेम ही सिस्टम होगा कि ई और ऊ और री के साथ में हमने अन्य स्वरों का मेल करवा दिया। अब पीछे क्या बचते हैं, ए आई ओ औ, ये चार जो वर्ण बचते हैं,
ये जो 4 स्वर बजते हैं इनके साथ अन्य स्वरों का मेल हम करवाएंगे, तो वो किसके साथ होता है, वो अयादी संधि के अंतर्गत होता है। तो इसमें क्या होगा है, ये जो अ आई होते हैं, अ आई ओ और औ, इनके साथ में कोई अन्य स्वर, अगर किसी अन्य स्वर का मेल होता है तो ये अ बन जाता है आई, ये अ बन जाएगा आई में। यण में तो यह बन रहा था कि ई के साथ अन्य स्वर मिलने से, अब इसमें क्या होगा, आई बन जाएगा, अ के साथ में कोई अन्य स्वर मिलता है तो, और आई के साथ अगर कोई अन्य स्वर मिलता है तो आई बन जाएगा, ओ के साथ अगर अन्य स्वर कोई मिलता है तो औ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, औ, और औ के साथ अगर अन्य कोई स्वर मिलता है तो वो आव बन जाएगा। बस ये इस नियम का, इस संधि का सबसे मूल मंत्र माना जाता है। ये 4 है वो शब्द हमें ध्यान रखना है, आई आई अव आव, ठीक है। तो पढ़ते हैं आगे, ए आई ओ औ के साथ अन्य किसी स्वर के मेल पर अ के स्थान पर आई के स्थान पर आई, ओ के स्थान पर अव तथा औ के स्थान पर आव बन जाता है तथा मिलने वाले स्वर की मात्रा य तथा व में लग जाती है। अब इसमें भी य और व का बहुत ज़्यादा बड़ा फैक्टर है। जहाँ यण संधि में य और व जो शब्द वर्ण आता था उससे पहले वाला वर्ण आधा होता था, लेकिन इसमें आधा नहीं होगा। इसमें आई की, औ की, आई की और आई की ध्वनि उच्चारित होगी य से पहले, और व से पहले अव और आव की ध्वनि उच्चारित होगी। तो ये यहाँ कह रहा है कि जो मिलने वाला स्वर है उसकी मात्रा किस में लग जाएगी, या तो य में लग जाएगी या व में लग जाएगी। जैसे नयन है तो नयन में किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, आई की ध्वनि उच्चारित हो रही है। गायक है, गायक में किसकी हो रही है, आई की हो रही है। और पवन है, पवन में अव की हो रही है, अव अव। और पावक में आव की शुद्ध ध्वनि है वो उच्चारित हो रही है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए, संधि विच्छेद करते हुए हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर य से पहले अगर अ का स्वर आ रहा है, अ का स्वर आ रहा है, तो य से पहले वाला जो भी वर्ण है उसमें आप ए की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। अगर य से पहले आ स्वर की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो य से पहले वाला जो वर्ण है उसमें आप आई की मात्रा लगा देंगे। अगर व से पहले अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो आप उसमें ओ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। और व से पहले अगर आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है, आ की ध्वनि अगर उच्चारित हो रही है तो वहां आप औ लगा देंगे। वहां उस पहले वाले जो वर्ण है उसमें किसकी मात्रा लगा देंगे, औ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे नयन है, नयन है तो नयन में यह अ है, सॉरी यह है, यह से पहले किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है। तो यह से पहले अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है, तो जब ध्वनि अ की उच्चारित होगी तो हम किसकी मात्रा लगाएंगे, ए की मात्रा लगाएंगे। और यहाँ जब ए की मात्रा लगाएंगे तो न में ये न बच जाएगा और पीछे क्या बचेगा, ये का ए और ये न, नयन, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी तरह ये लगा देंगे तथा य एवं व में जो स्वर है, य और व, ये जो य है और ये व है, इसमें जो स्वर है उससे अगला शब्द बना लेंगे, उससे अगला शब्द है वो बना लेंगे। तो आगे इसमें देखते हैं, जैसे गायक है तो गायक में किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, आई की ध्वनि उच्चारित हो रही है। आई की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो हमें बीच में से कहाँ से लेना है, य से लेना है, य से लेना है। और य से पहले वाला जो भी है उसमें अगर आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो उसमें पहले वाले जो स्वर है, पहले वाला जो वर्ण है उसमें हम क्या कर देंगे, आई की मात्रा लगा देंगे और पीछे बच जाएगा अक, गायक, गई धन अक, गायक। जैसे पवन, तो पवन में किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है, व से पहले अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है। तो जब
व से पहले ए की ध्वनि उच्चारित हो तो उससे पहले वाले वर्ण में किसकी मात्रा लगानी है? ओ की मात्रा लगानी है। तो प में किसकी लग जाएगी? ओ की लग जाएगी और पीछे अन बच जाएगा, पीछे अन बच जाएगा। पावक, पावक में किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही? आ की हो रही है। आ की हो रही है तो औ की मात्रा लगा देंगे, पौ धन अक, पावक। तो इसमें जैसे विलय है तो विलय में किसकी मात्रा ध्वनि उच्चारित हो रही है? य से पहले ए की ध्वनि उच्चारित हो रही है। जब ए की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो हमें ध्यान रखना है आई ए की मात्रा है। अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो हमें ए की मात्रा है इससे पहले वाले में लगानी है और कुछ नहीं करना, संधि तोड़ वहीं से निकालना है। तो य से पहले ल है तो ल में ए की मात्रा लगा देंगे और पीछे ये ए बच जाएगा। ठीक है। विनायक है तो विनायक में य से पहले क्या किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही? आ की ध्वनि उच्चारित होती है। आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है, इसका मतलब हमें क्या करना है? आई की मात्रा लगानी है। तो विनायक में क्या होगा? विनय, विनय और पीछे अक बच जाएगा। ये ध्यान रखना है बस, पीछे अक ए बचेगा, ये ध्यान रखिए। और पवित्र है, पवित्र में वह है, वह से पहले किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है? अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है। जब अ की ध्वनि उच्चारित हो रही है और व से पहले हो रही है तो जब व से पहले हो रही है तो वो ओ हो जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। य से पहले ए हो जाएगा और व से पहले ओ हो जाएगा, बस यही चीज ध्यान रखनी है। भावुक में वह है, वह से पहले आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो औ की मात्रा लग जाएगी, भौ धन उक। बस ये जो विच्छेद जब हम करते हैं तो इसमें जो मात्रा होती है, जैसे व है, व में ऊ की मात्रा लगी हुई है तो पीछे जो संधि विच्छेद का जो दूसरा पद होगा उसमें भी उक हो जाएगा, क्योंकि ये ऊ की मात्रा जो है वो इधर जुड़ जाएगी तो ये इधर पीछे उक हो जाएगा। इधर जैसे अक है तो अक में अक हो जाएगा। विनायक, विलय तो ये अ बच जाएगा, पीछे सिर पे अ बच जाएगा। तो ये थोड़ी सी चीज है वो ध्यान रखनी है। विनय है तो यह से पहले अ की मात्रा उच्चारित हो रही है, ए की मात्रा उच्चारित हो रही है तो हमें क्या करना है? ए की ए है वो जोड़ना है। तो विनय धन अ। चयन, चय धन अन। नायक, नायक में य से पहले किसकी ध्वनि उच्चारित हो रही है? आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है। तो आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो हमें आई की मात्रा है वो लगानी है। किस में लगानी है? य से पहले वाले में, जिसमें ध्वनि उच्चारित हो रही है उसमें लगानी है। तो इसमें क्या कर देंगे? आई है। तो नायक में नई, नई धन अक। अक हमने क्यों किया? क्योंकि इस य के अंदर किसकी मात्रा थी? अ की मात्रा थी, इसलिए यहां पे अक हो गया। विधायिका, आय, विधायिका यह है, ये यह है, यह से पहले आ की ध्वनि उच्चारित हो रही है तो यहां कर देंगे हम विधेय, विधेय धन इका। इका क्योंकि इसमें य में ई की मात्रा लगी हुई है और पीछे क है वो सेम बच जाएगा। गायिका, गय धन इका। आई की ध्वनि उच्चारित हो रही है, आई की ध्वनि उच्चारित हो रही है, य से पहले आ रहा है तो यहां आई बन जाएगा, यहां आई बन जाएगा। ठीक है। अब देखो इसमें अव, अव को भी हम विच्छेद कर सकते हैं। जैसे अ और व में किसकी मात्रा है? अ की मात्रा है। तो ये यहां जोड़ा किसका बन रहा है? अव का बन रहा है। अव किस से मिलके बनता है? अव किस में? ओ की, जब ओ के सामने अगर असमान स्वर आता है तो अव बनता है। तो अब इसमें ओ से ये अव बनता है तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ओ धन अ। ओ धन अ मतलब अव, ओ धन अ बराबर अव है वो बनेगा। भवन, भोधन अन। अविष्य, हो धन इष्य। अवि, ओ धन ई। इसके अलावा ये जो छोटे छोटे शब्द हैं इनको दिखने में ऐसा लगता है कि ये संधि विच्छेद होंगे कैसे, लेकिन इनकी संधि बहुत ही आसान होती है। तो इसमें जैसे मान लो हमने आव की ध्वनि विच्छेद करना है तो ये दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही ईजी होते हैं। जैसे इनको, इस पूरे शब्द को तोड़ेंगे तो आ धन व किस में मिलकर बना? अ से मिलकर बना है। ठीक है। अब इसमें ध्वनि उच्चारित किसकी हो रही है? जोड़ा, जो चार जोड़े थे आई, आई, अव, आव, इनमें से कौन सा जोड़ा बन रहा है? आव का जोड़ा बन रहा है।
आव किन से मिलके बनता है? औ से मिलके बनता है। जब औ होता है तब आव मिलके बनता है। तो इनका जब हमने निर्माण किया तो औ से ये बनता है। तो जब हम संधि वापस विच्छेद करेंगे तो इस आव से बनने वाला शब्द कौन सा है? औ बनता है। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा औ धन अ। औ धन अ बराबर आव। औ धन ए बराबर आव। औ धन ए अवे। औ धन ई आवी। औ धन उ आऊ। ठीक है। उसके बाद में गवेषणा गोधन ऐषणा। पावन पौधन अन। नाविक नवधन एक। भावुक बहुधन उख। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि जो इस य और व में मात्रा लगी हुई होती है, दूसरा पद शुरुआत उसी से होगी। दूसरे पद की जो पहला वर्ण होगा उसी मात्रा से शुरू होगा, उसी मात्रा से शुरू होगा, स्वर के साथ में। ये ध्यान रहे, पूरा ओरिजिनल स्वर के साथ में। जैसे भावुक है तो भावुक में कोई कहीं कहीं इसमें अक कर देते हैं, लेकिन ये अक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें मात्रा ऊ की जुड़ी हुई है। अगर यहाँ ई होती तो यहाँ इसमें ई जुड़ जाता। अंतिम जो दूसरा शब्द था, दूसरे शब्द का पहला वर्ण है जो ई बन जाता। तो ये चीज़ है वो ध्यान रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें बहुत ही आसान तरीके से हम अयादी संधि को पढ़ सकते हैं, अयादी संधि को याद रख सकते हैं। मैं कहता हूँ अयादी संधि से इजी कोई नहीं है। इसमें फिर संधि के कुछ विशेष रूप है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। ये शब्द कहीं ना कहीं हमें एग्जाम देखने को मिल जाते हैं और मोस्टली ऐसे ही प्रश्न शब्द परीक्षा में आते हैं, ऐसे ही शब्द है वो परीक्षा में आते हैं। क्योंकि इसमें ये विश्वास नहीं रहता है कि संधि विच्छेद करने के बाद में शब्द ऐसे बन जाते हैं। तो ऐसे कुछ नियमों के साथ है वो संधि के शब्द लेकर आया हूँ। तो वो ये भी देख लेते हैं। जैसे विश्वामित्र है, तो विश्वामित्र का विच्छेद क्या होगा? मूसलाधार है, तो इसका संधि विच्छेद होगा मुसलदल धन धार। प्रतिघात प्रतिधन घात। प्रतिकार प्रतिधन कार। ठीक है। और उसके अलावा कुछ है, जैसे कुलटा है तो कुल धन अटा, कुल धन अटा। सारंग है तो सार धन अंग, सारंग। मार्तंड है तो मार्त धन अंड। सीमांत या सीमंत, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिसकी संधि एक ही होगी, सीम धन अंत। और सीम धन अंत का सीमांत होता है और सीम धन अंत का सीमंत भी होता है। अप धन अंग, अपंग अपांग। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें क्या होता है कि प्रत्यय लगते हैं। प्रत्यय कौन कौन से? जैसे इक है, य है, अ है, ई है, आई है। तो ये अगर प्रत्यय कहीं जुड़ जाते हैं तो ये अपना जो पहला शब्द का जो पहला वर्ण है उसमें बदलाव करके दीर्घ बन जाते हैं, दीर्घ शब्द बन जाते हैं, दीर्घ वर्ण बन जाते हैं। जैसे व्यवहार है, व्यवहार में एक प्रत्यय जुड़ते ही व्यावहारिक हो गया। दंपति है, दंपति में यह प्रत्यय जुड़ते ही दाम्पत्य हो गया। मनु है, मनु में अ प्रत्यय जुड़ते ही मानव हो गया। दशरथ है, दशरथ में ई प्रत्यय जुड़ते ही दासरथी हो गया। यहाँ ये बदलाव हो गया। गंगा है, गंगा में ए प्रत्यय जुड़ते ही गांगेय हो गया। ठीक है। उसके अलावा जैसे उपचार है, उपचार में एक प्रत्यय जुड़ते ही औपचारिक हो गया। कौंतेय है, तो कौंतेय में जैसे मूल शब्द कुंती है, कुंती में ए प्रत्यय जुड़ते ही कौंतेय हो गया। भूत, भूत में एक प्रत्यय जुड़ते ही भौतिक हो गया। ठीक है। उसके अलावा जैसे इसी से जुड़ा हुआ वो देख लेते हैं। दिति है, दिति में यह प्रत्यय जुड़ते ही दैत्य हो गया। ईश्वर में यह प्रत्यय जुड़ते ही ऐश्वर्य। नीति में एक प्रत्यय जुड़ते ही नैतिक हो गया। प्रयोग में एक प्रत्यय जुड़ते ही प्रायोगिक हो गया। स्वास्थ्य में यह प्रत्यय जुड़ते ही स्वास्थ्य हो गया। रघु, रघुधन अ राघव। और दांडे, दांडे धन आयन, दांडे आयन। वसुदेव धन अ वासुदेव। एक धन य ऐक्य। वैद धन एक वैदिक। ठीक है। ये है कुछ ऐसे शब्द जिनमें इक, य, अ, ई, ऐ, ये या फिर आयन, अयन, ये सारे अगर प्रत्यय जुड़ते हैं तो ये जो मूल शब्द होता है उसमें पहले वर्ण में वृद्धि कर देता है, दीर्घ बन जाएगा। ठीक है। ये कुछ इसके विशेष नियम हैं। उसके अलावा कुछ ये भी शब्द हैं, जैसे
प्रतिधन अक्ष प्रत्यक्ष, सहस्त्रधन अक्षी सहस्त्राक्ष। इसमें जैसे ये ई है तो संधि युक्त करते ही ये अ में बदल जाएगा। जैसे अहन धन निशा तो अहरनिश हो जाएगा। नवधन रात्रि नवरात्र हो जाएगा, ना कि नवरात्रि। नवरात्रि शब्द अशुद्ध माना जाता है। दिवाधन रात्रि दिवारात्र, अहन धन रात्रि अहोरात्र। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक शब्द और हैं, जैसे गृहस्थी, गृहस्थी धन ये गरस्त्य, सुंदर धन ये सौंदर्य, और उसके अलावा सर्जन धन ये सौजन्य, योग धन एक यौगिक, और पृथक धन ये पृथक्य। तो ये सारे शब्द हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये शब्द ऐसे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो आज अपनी स्वर संधि है वो कंप्लीट हो गई है। कल इस स्वर संधि का पूरा संपूर्ण पार्ट है वो एक साथ अपलोड कर दिया जाएगा, तो आपको भटकाव नहीं हो, इसलिए आप पूरे एक वीडियो में सारा देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, बस और कुछ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।